हेलो एंड वेलकम। हम अपने सभी स्टूडेंट्स का साइंस के इस क्लास में वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर JKSSB के उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए हैं जिनमें साइंस पूछी जाती है। जैसे कि आपको पता है कि साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा फिज़िक्स के वो तमाम कंसेप्ट्स को डिस्कस करूँ MCQ फॉर्मेट में, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 9th और 10th की पूरी NCERT कंसल्ट करने के बाद मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं और उसके बाहर भी कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अगर आप इस लेक्चर को एक बार देख लेते हो और इसके नोट्स बना लेते हो, इसमें जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा वो भी आप नोट करके रख लेते हो, उनके नोट्स बना लेते हो, आपको इसके बगैर आपको इससे बाहर कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फिज़िक्स के लिए। अगर आप इसके बाद भी कुछ डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पे कुछ दिनों के बाद कुछ लेक्चर्स लेके आऊँगा, जिसमें मैं सबसे पहले लाइट जो है ना उसको अलग से डिस्कस करूँगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको अलग से डिस्कस करूँगा, न्यू एनर्जी को अलग से डिस्कस करूँगा। मतलब हर एक मतलब लेक्चर, हर एक यूनिट पे एक एक लेक्चर मैं लाऊँगा और एक यूनिट में एक यूनिट को एक लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा। अगर कोई इन शॉर्ट एग्ज़ाम को अगर कम टाइम रहा है और आप ऐसा एक ही जगह चाहते हो कि फिजिक्स का पूरा मटेरियल मिले, तो उसके लिए रिवीजन के लिए तो ये काफ़ी है। इसमें मैंने इनको सारी चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की हैं, जो भी मतलब क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं JKSSB के एग्ज़ाम में, या SSC का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। और ये पूरा मटेरियल जो है ना NCERT का है, और NCERT के बाहर भी जो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे हैं वो भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। यहाँ पे हम 100 MCQs डिस्कस करेंगे फिज़िक्स पे। उसके अलावा यहाँ पे कुछ यूनिट्स को भी मैं डिस्कस करूँगा, सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स, कुछ इन्वेंशंस को भी डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपको पता है कि कुछ ही दिन हुए हैं कि FA का एग्ज़ाम हुआ, उसमें इन्वेंशंस पर क्वेश्चन पूछे गए थे, यूनिट्स पर क्वेश्चन पूछे गए थे। और NC और यहाँ पे जो JKSSB या SSC जो भी क्वेश्चन पूछते हैं ना साइंस के, वो बड़े मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। आप मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने अगर वहाँ पे सिलेबस में न्यूट्रिशन दिया है वो पूछेंगे कि बताओ हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा है, किन में होता है। ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद मत रखो। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चलो देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है फिजिक्स का वो ये है, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि विंड मिल कैसी होती है। आप देख लीजिए यहाँ पे विंड मिल के ब्लेड्स कैसे होते हैं। ये हैं विंड मिल के ब्लेड्स। ये विंड मिल में 3 ब्लेड्स लगे होते हैं जो हवा की वजह से, विंड फोर्स की वजह से मूव करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ब्लेड्स ऑफ विंड मिल पोजेसेस डैश डैश। अब यहाँ पे एनर्जी के बारे में पूछता है ये, कि विंड मिल के ब्लेड जो है ना उनमें कौन सी एनर्जी होती है। हिंस दे आर टर्नड बाय द फास्ट विंड, जिसकी वजह से वो फास्ट विंड की वजह से वो क्या करते हैं, मतलब वो टर्न होते हैं। अब विंड मिल्स में जो एनर्जी होती है, विंड मिल के ब्लेड्स जो एनर्जी पोजेस करते हैं वो कौन सी एनर्जी होती हैं, वो होती हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है वो, पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको यहाँ पे समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस है। उसके लिए हमें दोबारा यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अब वो एनर्जी जो कोई चीज़ जो पोजेस करती हैं बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और वो एनर्जी जो कोई भी चीज़ पोजेस करती हैं बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन की वजह से जो किसी चीज़ के पास एनर्जी होती है, दैट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब विंड ब्लेड्स में जो एनर्जी होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो पोजीशन की वजह से होती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे है, ये क्या है देख लेते हैं। डार्क सिकनेड मैन जो है
एक्सपीरियंसेस डैश डैश एज कम्पेयर टू फियर सिकनेड मैन। अब डार्क सिकनेड मैन जो है उसकी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है इसमें डायरेक्ट, आपको याद रखना है कि डार्क सिकनेड मैन जो है वो एक्सपीरियंस करता है लो लेस हीट एंड लेस कोल्ड, मतलब उसको सर्दी भी कम लगती है और गर्मी भी कम लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, what is the what device is used to break या कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए या उसे कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। सिंपल है, आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आपके घर में एक लैंप जल रहा है, उसको बंद करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, या उसको ओपन करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो। आप कहोगे सर हम स्विच का यूज़ करते हैं। हाँ, यही सही आंसर है। इसी तरह से अगर सर्किट को ब्रेक करना है तो हम स्विच को ऑफ करेंगे। दैट मीन जब हमने स्विच को ऑफ किया दैट मीन सर्किट ब्रेक हुआ। जब सर्किट ब्रेक हुआ दैट मीन्स आगे करंट नहीं जाएगा और लैंप ग्लो नहीं हो जाएगा। अगर हमें सर्किट को कंप्लीट करना है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, हमें स्विच को ऑन करना पड़ता है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो आगे लैंप ग्लो होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड स्केल्स हैव सेम वैल्यू। देखो, अगर आप देखोगे ना डिग्री, ये सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का सेम वैल्यू कहाँ पे होता है, वो -40 डिग्री पे होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर देखो हमारे पास एक वो इक्वेशन होती है जिससे हम देखते हैं कि अगर फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कितना है और सेंटीग्रेड का निकलता है। सेंटीग्रेड का, उसमें अगर उस इक्वेशन में सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पुट कर देंगे फ़ारेनहाइट का निकलेगा। मगर अगर हम उस इक्वेशन में फ़ारेनहाइट का वैल्यू जो है ना वो -40 देंगे तो सेंटीग्रेड भी -40 आएगा, या सेंटीग्रेड का वैल्यू -40 देंगे तो फ़ारेनहाइट भी माइनस आएगा। इसके अलावा और एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है, JK SSB या SSC कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स में फ़ारेनहाइट की करेक्ट स्पेलिंग पहुंचती है, तो ये आपको याद रखना है। फ़ारेनहाइट जो है ना, इसकी एक्चुअल स्पेलिंग जो है ना, लास्ट वाले 4 पॉइंट, आप 4 ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। लास्ट में क्या है इसके, HEIT, ये याद रखना है। यहाँ पे वो कंफ्यूज करता है। एक्चुअली इसकी स्पेलिंग क्या है, HEIT, ये भी आपको याद रखना है। वाइस ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं वहाँ पे। ओके, अब आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में अप्लाई होती है। देखो, ये इसका आंसर जो है ना, आपको याद रखना है, नेट फोर्स की डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब स्पीड या वेलोसिटी में कितनी चेंज हुई और कितने टाइम में हुई, इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मान लीजिए आप यहाँ पे एक बॉक्स है, क्या यहाँ पे एक बॉक्स, आप मान लीजिए इस बॉक्स पे इस बॉक्स पे यहाँ से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, आप मानो वो 5 न्यूटन का फोर्स है। कितना न्यूटन का फोर्स है, 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ से इस पे अप्लाई हो रहा है, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का और अपोजिट डायरेक्शन से कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 2 न्यूटन का। अब देख लीजिए, ये जो 5 न्यूटन है, इसमें से 2 न्यूटन फोर्स यूटिलाइज हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे इस वाले 2 न्यूटन को खत्म करने के लिए, नलीफाई करने के लिए, जीरो करने के लिए। अब इन 5 न्यूटन्स में से 2 यूनिट खर्च हुआ है इन 2 यूनिट्स को खत्म करने में। अब यहाँ से अब फोर्स कितना लग रहा है, 0। अब यहाँ से अब फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 3 न्यूटन। अब इस डायरेक्शन में जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नलीफाई होने के बाद इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 3 न्यूटन। इसी को हम नेट फोर्स कहते हैं। दिस इज द नेट फोर्स। ओके, अब नेट इसे यहीं पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। अब जाहिर सी बात है, अब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब नेट फोर्स 3 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स ये बॉक्स जो है ना, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, होप कि आपको समझ, नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अप्लाई होती है। होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एटम बम। अब एटम बम को काम करने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है? ये न्यूक्लियर फिशन का यूज़ किया जाता है। आपने आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, या आपने क्लास 10th में इसके बारे में सुना होगा। न्यूक्लियर फिशन का यूज़ होता है, न्यूक्लियर फिशन का यूज़ होता है एटॉमिक बम में, ठीक है। अब इस उसके बाद एटॉमिक बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? न्यूक्लियर फिशन के प्रिंसिपल पे एटम बम काम करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूनिट यूज इट टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी। डेप्थ ऑफ सी को मेजर करने के लिए हम फैटोम का यूज़ करते हैं, ये वाला यूनिट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट है दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो, एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म कैन, ये एक डिफेक्ट ऑफ आंखों का एक डिफेक्ट है। इसको अगर किसी बंदे को ऐसा डिफेक्ट है, एस्टिग्मेटिज्म है, तो उसको हम मतलब आंखों का डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए क्या देंगे? एक स्पेक्टिकल देंगे, एक ऐनक देंगे, और वो वाली ऐनक देंगे जिसमें कौन सा लेंस लगा होगा? वो वाली ऐनक देंगे जिसमें सिलेंड्रिकल लेंसेज लगे होंगे। अब एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट करने के लिए हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो देख लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है ना, वो दो कैटेगरीज के हैं। मैं इसका थोड़ा साइज कम कर लेता हूँ। अब एक है मायोपिया, जनरली अगर हम बात करेंगे, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है, यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे शार्ट शार्ट लिख रहा हूँ। आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया में क्या होता है और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये आप लोग देख लीजिए। मायोपिया में एक इंसान नज़दीक की चीज़ें आराम से देख सकता है, मगर दूर की चीज़ें आराम से देख नहीं सकता है। मतलब नज़दीक, नियर, जो नज़दीक चीज़ें होंगी उनको देख सकता है, मगर जो मतलब डिस्टेंट चीज़ें होंगी, डिस्टेंट मतलब दूर होंगी, उनको देख नहीं सकता है। यहाँ पे इसका अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे नज़दीक की चीज़ों को, हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, बट दूर की चीज़ें नज़र आती हैं। होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, डिफेक्ट्स ऑफ विजन मेनली दो किस्म के हैं। वो और एक और टाइप्स भी हैं, प्रेस बायोपिया भी है बाकी, मगर आपको जो याद रखना है आप ये याद रखो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन दो किस्म के होते हैं। मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। मायोपिया जो है इसको दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है लॉन्ग साइटेडनेस। मायोपिया में क्या होता है? नज़दीक, नियर, मतलब नज़दीक की चीज़ें आराम से दिखती हैं और दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। और यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। यहाँ पे मैंने क्रॉस दिया, यहाँ पे देखो नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं, मगर दूर की चीज़ें आराम से दिखती हैं। अब देखेंगे रीजंस क्या है, इनके रीज़न क्या है। अब एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो, एक यहाँ पे देख लीजिए। अब मायोपिया में रीज़न क्या है और हाइपरमेट्रोपिया में रीज़न क्या होता है? मायोपिया में रीज़न दो होते हैं। या आई लेंस जो है ना, आई लेंस, LENS, इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका है। कन्वर्जिंग पावर मतलब आई लेंस जो है ना, आंख में जो आई लेंस होता है वो कन्वेक्स होता है। कौन सा होता है? कन्वेक्स। ये भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कन्वेक्स, CONVEX, कन्वेक्स। इसका कन्वर्जिंग, देखो कन्वेक्स लेंस का काम जो आंख में लगा होता है, उसका काम ये होता है कि लाइट को कन्वर्ज करे और इमेज रेटिना पे बनाए। मगर यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका है। आप मानो ये आंख है यहाँ पे, अब यहाँ पे आई लेंस होता है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे इसको लाइट कहाँ पे, इमेज कहाँ पे बनानी होती है? रेटिना पे। अब ये करता क्या है? ये रेटिना पे अब इसका कन्वर्जिंग पावर अगर बढ़ चुका है तो ये इमेज रेटिना से पहले ही बनाता है, कहीं इधर मतलब इमेज बनेगी रेटिना से पहले। अब दैट मीन्स आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका है यहाँ पे। या दूसरी बात ये हो सकती है कि साइज ऑफ आई बॉल जो है वो बढ़ चुकी है। ये दो रीज़न हो सकते हैं मायोपिया के। अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे? मायोपिया को ठीक करने के लिए हम जो लेंस यूज़ करेंगे, हम देखो हम ऐनक लगाएंगे। जिसको कौन सा डिफेक्ट जिसको मायोपिया होगा, मायोपिया में हम यूज़ करेंगे, हम ऐनक लगाएंगे, मगर उस ऐनक में कौन सा लेंस लगा होगा? अगर यहाँ पे इसका कन्वर्जिंग पावर बढ़ चुका है, अब इसको कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो चुका है, उसको मतलब रिवर्स करना है, तो क्या करेंगे हम उस ऐनक में यूज़ करेंगे कनकेव
लेंस। कौन सा यूज़ करेंगे? कनकेव लेंस। ये बात आपको याद रखनी है कि मायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। ये अपने नोट्स पे लिख के रखो। ओके, अब देखते हैं हम आगे। ये कहानी थी मायोपिया की। अब हाइपरमेट्रोपिया में देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया में नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं और दूर की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में? रीज़न क्या है हाइपरमेट्रोपिया में? देख लीजिए रीज़न क्या है। यहाँ पे आई लेंस जो है, आई लेंस, एलियंस लेंस, आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर जो है वो कम हो चुका है। आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो चुका है, कम हो चुका है। अब इसको इमेज कहाँ पे बनानी होती है? रेटिना। आप मानो ये आई है, सॉरी मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है। आप मानो ये आई का मतलब बैक वाला हिस्सा है, इसको इमेज यहाँ पे रेटिना पे बनानी होती है, मगर ये रेटिना पे इमेज नहीं बनाता है। इस कन्वर्जिंग पावर कम होता है तो इमेज, ये लाइट जो है ना रेटिना के पीछे चली जाती है। दैट मीन्स आप, और एक पॉइंट आपको जो याद रखना है, मायोपिया में इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना और हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बनती है बिहाइंड द रेटिना। ओके, ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे। अब दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑलरेडी कन्वेक्स लेंस लगा है आँख में जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो चुका है, उसको हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम वहाँ पे अब जिसको हाइपरमेट्रोपिया होगा उसका डिफेक्ट ठीक करने के लिए उसकी जो ऐनक होगी उसमें कौन सा लेंस लगा होगा? अब पहले ही वाला जो वहाँ पे लेंस है ना ऑलरेडी कन्वेक्स लेंस, उसी को सपोर्ट करने के लिए हम दूसरा कन्वेक्स लेंस ही लगाएंगे। ये बात आपको नोट करके रखनी है। दैट मीन्स आपको नोट क्या करना है, मतलब मायोपिया में हम किस लेंस का यूज़ करते हैं? कनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में हम किस वाले लेंस का यूज़ करते हैं? कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब उसके बाद अगर किसी को ये क्या कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म है, एस्टिग्मेटिज्म में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? एस्टिग्मेटिज्म में हम सिलेंड्रिकल लेंसेज का यूज़ करते हैं। इसके अलावा और एक बात आपके दिमाग में होगी कि प्रेस बायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? प्रेस बायोपिया में हम जनरली दोनों लेंसेज का यूज़ करते हैं। प्रेस बायोपिया जिस मतलब पर्सन में प्रेस बायोपिया का डिफेक्ट होता है, प्रेस बायोपिया का डिफेक्ट जनरली ओल्ड पीपल जो होते हैं उनमें, हमारे घर में जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें वो पाया जाता है। और उनकी ऐनक में जो लेंसेज लगे होते हैं वो कनकेव भी होता है और कन्वेक्स भी होता है। अब प्रेस बायोपिया में हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कनकेव भी यूज़ करते हैं और कन्वेक्स भी यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैम्बर्ट्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ किसके रिलेटेड है? ये इल्यूजन के रिलेटेड है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, आगे चलते हैं हम। देखो इलेक्ट्रिक बैटरी, अगर हम बैटरी की बात करते हैं ना, इन एन इलेक्ट्रिक बैटरी, बैटरी में क्या होता है? इन एन इलेक्ट्रिक बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, किस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेके एसएसबी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपको याद रखना है केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। इस पॉइंट को याद रखना कि बैटरी में इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। आपको याद रखना है कि बैटरी में केमिकल एनर्जी CHEMICAL केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The longitudinal mechanical waves of less than 20 hertz are called। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इंसान जो है ना वो आवाज़ सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। 20K मतलब 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं। अब इंसान जो है ना वो फ्रीक्वेंसी मतलब वो आवाज़ सुन सकता है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20,000 हर्ट्ज तक जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो आवाज़ हम सुन सकते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पूछा है अगर किसी मैकेनिकल वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है? लेस देन 20 है, तो उस मैकेनिकल वेव को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स। क्या कहते हैं? ये आपको याद रखना है, इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्टार्स इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, या लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर द, आपको वहाँ पे टाइम भी ऑप्शन में टाइम भी होगा और डिस्टेंस भी होगा। यहाँ पे अब लाइट ईयर जो है ना
ये यूनिट है डिस्टेंस का, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। लाइट ईयर जो है ना, ये किसका यूनिट है? ये डिस्टेंस का यूनिट है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, देखो लाइट ईयर, सबसे पहले देखो आप लाइट ईयर होता है क्या है। लाइट ईयर होता है लाइट एक ईयर में, अगर लाइट एक साल, एक पूरे साल को चलती रहे, एक पूरे साल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, उसे हम 1 लाइट ईयर कहेंगे। कितना कहेंगे? 1 लाइट ईयर। अब ये लाइट ईयर जो है ना, ये यूनिट किसका है? डिस्टेंस का। अब डिस्टेंस ऑफ स्टार्स किस में मेजर किया जाता है? लाइट ईयर में मेजर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया? एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। किसके लिए दिया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू। इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में। अब यह आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में चेंज करता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रॉबर्ट कोच जो है, इसने क्या डिस्कवर किया? इसने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। डिफरेंट सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एडिसिव फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स होता है वो? एडिसिव फोर्स। इसी तरह से कुछ दिन पहले एफए के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था कि वो इम्पल्सिव फोर्स के बारे में पूछा गया था, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्या है। इलेक्ट्रॉन्स इन गुड कंडक्टर्स आर। देखो गुड कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए वो मूव करते हैं और करंट को आगे ले जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है कि 1 बैरल ऑफ ऑयल, एक ऑयल के एक बैरल में कितने लीटर्स होते हैं? ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है। 159 लीटर्स होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद इफ़ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाई। देखो आप मानो ये एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है, आप मानो इसको हमने काटा कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। मतलब इसको हमने काटा, इसके 3 टुकड़े हो गए। अब एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है। ओके, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पोल्स? देखो पहले, काटने से पहले आप देखो, काटने से पहले नॉर्थ पोल एक था, एक साउथ पोल था इस मैग्नेट का। बट जब हमने इसको काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, अब ये अगर साउथ पोल है, इधर इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। ओके, इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इधर यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा। इधर इसी तरह नॉर्थ बनेगा, इधर साउथ बने। अब टोटल पोल्स कितने बने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 और 6। अब टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने बने यहाँ पे? 6 पोल्स। तो यही हमसे पूछा गया था, अगर एक बार मैग्नेट के हम 3 टुकड़े करते हैं, बताओ वहाँ पे पोल्स कितने बनते हैं? वहाँ पे कितने पोल्स बनते हैं? वहाँ पे 6 पोल्स बनते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एसएससी में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, और जेके एसएसबी में इस क्वेश्चन को पूछने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। अब देख लीजिए, इफ़ द बॉडी इज हॉलो, अगर कोई मतलब बॉडी अंदर से क्या है? खाली है, देन इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज। तो इसका सेंटर इसके आउटसाइड द मटेरियल होगा। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? आउटसाइड होगा, इनसाइड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड द रूम इज इंक्रीज। अगर कमरे के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ पे कमरे के अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो ह्यूमिडिटी वहाँ पे कम होगी। ये भी, अगर वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, मतलब वहाँ पे जो है अब ह्यूमिडिटी जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन समर्स द मिरेज आर सीन ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ मिरेज। मतलब मिरेज का मतलब ये होता है कि देखो समर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो अर्थ के साथ जो एयर का लेयर होता है वो गर्म होता है, और गर्म उसी की वजह से हमें मिरेज दिखते हैं। वो किस फिनोमेनन की वजह से होता है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। समर में मिरेज किस की फिनोमेनन की वजह से होते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब ये है कि अगर देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, आप मानो ये प्रिज्म है, हमने इसमें से व्हाइट लाइट पास की, व्हाइट लाइट कितने कलर्स में टूटेगी, 7 कलर्स में यहाँ पे टूटेगी। अब ये जो 7 कलर्स है ना, इन्हीं को स्पेक्ट्रम ऑफ, इनको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब इन 7 कलर्स में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होगी वो रेड की होगी, और अगर यहाँ पे पूछा सबसे कम वेवलेंथ की किसकी है, वो ब्लू कलर की सबसे कम वेवलेंथ होती है, और रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। ओके, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल्स फास्टर। साउंड किस मीडियम में मतलब तेज चलती है, वो है सॉलिड। आप लोगों को कंफ्यूज, आप आधे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मतलब गैस होगा, मगर गैस नहीं है, यहाँ पे सॉलिड होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पे पटरियों के कान लगा के सुनते हैं। क्यों, देखो पटरी वो सॉलिड चीज़ है, अब उसमें आवाज़ जो है ना, साउंड जो है ना, जल्दी ट्रेवल करती है। अब वो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है, हालांकि वो तो एयर में आवाज़ नहीं सुन रहे होते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बंदा जो है ना, पटरी का कान लगा के सुन रहा है कि आवाज़ आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसको कैसे पता चलेगा, क्योंकि सॉलिड में साउंड जो है ना जल्दी ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे ये भी देख सकते हो, ये भी मतलब रेलवे ट्रैक का पे कान लगा के सुन रहा है कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। अब इसका मतलब ये है कि सॉलिड में साउंड जल्दी ट्रेवल कर, मतलब साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड सॉलिड्स में होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि इंसेक्ट्स पानी के ऊपर चल सकते हैं, डूबने के मतलब वो डूब, जब पानी इंसेक्ट्स पानी के ऊपर चलते हैं वो डूबते नहीं है, वो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के सरफेस टेंशन की वजह से वो उसमें डूबते नहीं हैं। उसके बाद द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज प्रपोज्ड बाय, इलेक्ट्रोलिसिस का लॉ किसने दिया था, माइकल फैराडे ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये भी क्वेश्चन एक टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये, मतलब स्ट्रेट लाइन में, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज यूज्ड एज एन कूलिंग एजेंट इन द कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में हम कूलिंग एजेंट क्या यूज़ करते हैं, वाटर, और वाटर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ साउंड वेव इज, साउंड वेव जो है ना उनका क्या नेचर होता है, उनका लॉन्गिट्यूडनल नेचर, मतलब वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में वो ट्रेवल करती हैं। ओके, 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू, 1 फर्मी यूनिट किसके बराबर होता है, 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ओके, होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी बेसिक यूनिट्स आर दियर। बेसिक यूनिट्स कितने हैं, बेसिक यूनिट्स टोटल 7 हैं। बेसिक ऐसा यूनिट जो है ना वो कितने हैं, वो 7 हैं। बेसिक यूनिट 7 हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 7 हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन सा, ये देख लीजिए आप। लेंगथ है एक बेसिक यूनिट, या आप कह सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट। मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और लास्ट वाला जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यही नहीं, इसका यह भी याद आपको रखना है कि इनका यूनिट क्या है। देखो यूनिट मतलब ऐसा यूनिट, अगर हम देखेंगे ना लेंथ की बात करेंगे, लेंथ को हम किलोमीटर में भी यूज़ करते हैं, मतलब मेजर करते हैं, मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, मगर इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, और मास का जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से याद रखना ये चीज़ें। और टाइम को हम मतलब घंटों में भी मेजर कर सकते हैं, मिनटों में भी और सेकंडों में भी, मगर इसका जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर है, टेम्परेचर का केल्विन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ऐसा यूनिट मोल है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर को वहाँ पे मतलब ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस भी दिया होगा, वहाँ पे फ़ारेनहाइट भी दिया होगा, केल्विन भी दिया होगा, मगर ऐसा यूनिट जो इसका है वो केल्विन ही है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। कहाँ पे पहुँचे, हाँ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच द ट्रांसफार्मर वर्क्स। हमारे घर में जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस मतलब प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज। अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पोटेंशियल, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी। हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी इज़ मिनिमम। मिनिमम मतलब कम कब होगी, हमारी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होगी। देखो मिनिमम, देखो मैंने आपको कहा पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ पोजीशन। जब हमारी पोजीशन बिल्कुल ज़मीन के साथ होगी। देखो कम मतलब सॉरी यहाँ पे क्या कहा गया है कि मिनिमम कब होगी, मिनिमम तब होगी व्हेन वी लाई ऑन द ग्राउंड, जब हम मतलब ग्राउंड पे ज़मीन पे लेटे हुए होंगे। जब देखो जब हम ज़मीन पे लेटे हुए होंगे तो हमारी कोई पोजीशन ही, मतलब हम ज़मीन से थोड़ी ही कुछ ऊपर हैं, हमारी वो क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होती है, जब हम ग्राउंड पे लेटे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना वो है 32 फ़ारेनहाइट। 32 फ़ारेनहाइट है फ्रीजिंग पॉइंट किसका, प्योर वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द मेजर, मतलब एंगल को किस में हम एंगल को मतलब मेजर करने के लिए हम किस यूनिट का यूज़ करते हैं, वो हम रेडियन का यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विथ। रेडियो वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, वे किससे जनरेट होती हैं, एक ऑसिलेटर से वो जनरेट होती हैं। ओके उनको ऑसिलेटर से जनरेट किया जा सकता है। हुक्स लॉ किसके रिलेटेड है, हुक्स लॉ एलास्टिसिटी के रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर देखो एटमॉस्फेरिक ये एक मिनट सॉरी यहाँ पे, अब सडन फॉल इन बैरोमीटर। बैरोमीटर में अगर सडन फॉल उसका वैल्यू जो है ना अचानक डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि स्टॉर्म आने वाला है। ये इंडिकेशन है किस चीज़ की, स्टॉर्म की। उसके बाद वाटर मूविंग अप इन ए स्ट्रा। देखो जब हम आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है ना वो एक ऐसा जूस का डब्बा आता है उसमें वो पाइप लगा के पीते हैं। अब वाटर हो या कोई भी चीज़, कोई भी लिक्विड जो इस पाइप के ज़रिए से ऊपर जाता है, वाटर मूविंग अप इन ए स्ट्रा। स्ट्रा इस पाइप को कहते हैं, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है, कैपिलरी एक्शन की एग्जाम्पल है। यहाँ पे कैपिलरी मोशन वर्क करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिए हैं। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, क्लियर स्काई इज ड्यूड। देखो आसमान ये ब्लू इसलिए दिखता है कि मैंने अभी आपको कहा वाइट लाइट जो है ना, हमारे पास जो सनलाइट आती है वाइट लाइट होती हैं, उसके कितने कलर्स होते हैं, उसके 7 कलर्स होते हैं। अब एक मिनट थोड़ा इसका साइज़ में बढ़ा लेता हूँ। इसके कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। इन 7 में से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की है और सबसे कम वेवलेंथ जो है वो ब्लू की है। अब ब्लू कलर ऊपर ही रह जाता है, जब सन से लाइट आती है ना ज़मीन की तरफ तो ब्लू कलर सबसे पीछे रह जाता है। तो वहाँ पे वो बिखर जाता है फिर, और हमें लगता है कि ये क्या मतलब आसमान कैसा है, ये ब्लू है। अब यहाँ पे एक मिनट में आपको दिखाता हूँ ये डिस्पर्शन क्या होता है। ये देखो डिस्पर्शन, डिस्पर्शन देखो आसमान जो ब्लू दिखता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, सॉरी यहाँ पे ये गलत इसका ये टाइप हुआ है आंसर। तो ये डिस्पर्शन नहीं है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। डिस्पर्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा डिस्पर्शन में और ये क्या है, डिस्पर्शन में और स्कैटरिंग में। डिस्पर्शन और स्कैटरिंग में देखो डिस्पर्शन होता है जब लाइट किसी प्रिज्म से या किसी चीज़ से गुजरे और 7 कलर्स में टूट जाए, उसे हम डिस्पर्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये अटैच कर दिए हैं इसके साथ। डिस्पर्शन ये होता है डिस्पर्शन, यहाँ पे वाइट लाइट इस प्रिज्म से पास होकर 7 कलर्स में टूट गई तो इसे हम डिस्पर्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्पर्शन। अब स्कैटरिंग लाइट क्या होती है, स्कैटरिंग लाइट होते हैं जब सनलाइट पार्टिकल्स एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स के साथ टकरा के स्कैटर हो जाती हैं, फैल जाती हैं उधर इधर। इस प्रोसेस को हम स्कैटरिंग कहते हैं। दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। याद रखना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि 7 कलर्स में टूट जाना, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जब लाइट पार्टिकल्स के साथ टकरा के बिखेर जाए तो उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता
हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, एक मिनट पहले इसको रब कर लेते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैग्नेटिक व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इन ए मैग्नेट। देखो ये आपको समझाना पड़ेगा पहले। आप मानो ये एक मिनट सॉरी, ये एक मैग्नेट है। क्या है ये? मैग्नेट। ये मानो इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। देखो मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होता है। वो किस फॉर्म में होता है? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की फॉर्म में होता है। अगर हम देखेंगे कि आउटसाइड वो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो मूव करती हैं। अगर आउटसाइड द मैग्नेट देखेंगे वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे दोबारा मिल जाती हैं। यहाँ ऐसे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे दोबारा, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे मिल जाती हैं। अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट बात करेंगे, मगर इनसाइड द मैग्नेट अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होंगी। एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे। देखो इनसाइड वो साउथ से नॉर्थ की तरफ आ रही होंगी। क्या आ रही होंगी? इलेक्ट्रो में ये सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है ना, ये इनसाइड द मैग्नेट मूवमेंट करती हैं। कहाँ से कहाँ तक? साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। और आउटसाइड द मैग्नेट ये मूवमेंट करती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इसी के रिलेटेड पूछा गया था। ये देख लीजिए आप, क्वेश्चन पूछा गया था इन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद इन द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर ही वो कहाँ से कहाँ की तरफ मूव करती हैं? वो मूव करती है साउथ टू नॉर्थ। अगर आउटसाइड द मैग्नेट पूछता तो हम लिखते हैं नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाज फर्स्ट कंडक्टेड बाय। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एग्जिस्टेंस को पहले किसने प्रूव किया? ये किया हेनरिच हर्ट्ज ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि फिलामेंट लैंप जो है ना, हमारे घर में जो लैंप होता है उसका फिलामेंट जो है, एक मिनट में आपको अच्छी तरह से, आप मानो ये एक लैंप है, इसमें ये जो है ना यहाँ पे ये जो लगा हुआ होता है, ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट मुझे लगता है आपको विजिबल होगा, ये वाला है ना, ये इसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये किस चीज़ का बना हुआ होता है? ये टंगस्टन का बना हुआ होता है। ओके इसके साथ आपको और कुछ चीज़ें याद रखनी है। देखो हमारे घर में जो हीटर होता है, हीटर की जो कॉयल होती हैं वो निक्रोम की बनी हुई होती हैं। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, निक्रोम। और एक क्वेश्चन याद रखना है आपको कि ये लैंप जो है ना, लैंप, इसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है? इसमें एक अंदर एक गैस होता है, ताकि वो ये है ना फिलामेंट, इसकी ऑक्सीडेशन ना हो जाए, ये जल ना जाए। वहाँ पे ऑर्गन गैस रखा हुआ होता है जो इस फिलामेंट की ऑक्सीडेशन को बचाता है। ओके तो आगे चलते हैं। देख लीजिए ड्रैग क्या होता है। आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा होगा। फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन इट इज़ द अपोजिंग फोर्स। जब भी कोई चीज़ मतलब मूव करती है ना, फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज़ द अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज व्हेन वन बॉडी इज मूविंग और स्लाइडिंग और टेंड्स टू मूव अपॉन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। देखो जब भी कोई चीज़ एक बॉडी के ऊपर से चलती है या चलना चाहती है, उस वक्त वो एक अपोजिंग फोर्स मतलब फील करती हैं। उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। याद रखना है सबसे पहले, आप याद रखो, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अपोजिंग फोर्स मतलब ये फ्रिक्शन जो है ना, दिस इज अपोजिंग फोर्स दैट रेजिस्ट्स द मोशन। मतलब ये एक अपोजिंग फोर्स होता है जो मोशन को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर ग्राउंड में बॉल चल रही है, मतलब दौड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? आहिस्ता 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 उसकी स्पीड कम होती है। उसकी स्पीड कैसे कम होती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन जो है ना, ये अपोज करती है मोशन को। अब यही फ्रिक्शन अगर लिक्विड की वजह से हो, किसकी वजह, अगर फ्रिक्शन किसकी वजह से हो? लिक्विड की वजह से, या फ्रिक्शन गैस की वजह से हो, तब हम इसी फ्रिक्शन को हम ड्रैग कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रैग। लिक्विड फ्रिक्शन, या अगर मतलब फ्रिक्शन किसी लिक्विड से हो, या फ्रिक्शन किसी गैस से हो, इस वाली फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? इस वाली फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, या सॉरी फ्लूइड फ्रिक्शन कहेंगे या ड्रैग कहेंगे। अब ड्रैग क्या होता है? ड्रैग इज द डैश डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स। अब ये क्या है? कौन सा फोर्स होता है? ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, ये फ्रिक्शन। ओके अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट का क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। अब हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना,
जो गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती हैं वो किस प्रिंसिपल पे काम करती हैं? इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, वो पास्कल लॉ पे काम करती हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्मड बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मड बाय कन्वेक्स लेंस इज सिंपल माइक इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज। देखो कन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है ना, कन्वेक्स लेंस से वो कैसी होती हैं? वो वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं, ये आपको याद रखना है। चलो पहले मैं आपको मिरर की थोड़ी, इस मिरर और लेंस के बीच में डिफरेंस बताता हूँ। देखो मैंने इसके साथ स्लाइड अटैच कर दी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो पहले, ये देख लीजिए। देखो आपको चार चीज़ें पढ़नी है, उनके बारे में जानना है। देखो एक होता है लेंस, दूसरा होता है मिरर, ठीक है। मिरर की वजह से रिफ्लेक्शन होती है। देखो पहले मैं आपको एक मिनट अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं। देखो आप मानो ये जो है ना, ये एक मिरर है। आप मानो इसको यहाँ से हमने पॉलिश की हुई है। अब अगर यहाँ से पॉलिश किया है तो ये वाला साइड जो है ना, ये वाला साइड ये चमकेगा। हम यहाँ पे बैठ के कोई बंदा अपना चेहरा वगैरह देख सकेगा इसमें। ओके, दैट मीन्स मिरर में क्या होता है? मिरर में होता है रिफ्लेक्शन, REFLECTIO है रिफ्लेक्शन। अब दूसरा केस है। अब लेंस क्या होता है? लेंस होता है ए पीस ऑफ गिलास। देखो मिरर और गिलास अलग अलग होता है। देखो जो हमारी खिड़कियों में लगे होते हैं ना, वो गिलास है। जिसमें हम चेहरा देखते हैं ना, वो मिरर है। ओके, होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गई होगी। अब ये जो लेंस होता है ना, लेंस दो किस्म के होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। ये कनकेव भी हो सकता है और कन्वेक्स भी हो सकता है। अगर इस शेप का है, अगर इस वाली शेप का है तो दैट मीन्स ये कन्वेक्स है। अगर इस शेप का है दैट मीन्स ये कनकेव है। ओके, देखो कन्वेक्स मिरर की शेप इस तरह की होती है और कनकेव की इस तरह की शेप होती है। ये कन्वेक्स है और ये वाला जो है ये कनकेव है। ओके, अब कन्वेक्स लेंस जो है ना, ये क्या काम करता है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब इस पे लाइट पड़ती है ना, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, और ये हमारी आंख में भी यही वाला होता है। कौन सा? कन्वेक्स होता है। और कनकेव क्या करता है काम? जब इस पे लाइट पड़ती है ना, ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज मतलब फैला देता है, ठीक है। और कन्वेक्स में जो इमेज बनती है ना, कन्वेक्स में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है। कौन सी होती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मीन्स कि कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता, सॉरी कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती, सॉरी एक मिनट। तो मैं कह रहा था कि आपको याद यह रखना है कि कन्वेक्स मिरर जो है ना, कन्वेक्स लेंस जो है, ये लाइट को क्या कर देता है? ये लाइट को कन्वर्ज कर देता है। और कनकेव लेंस जो है, ये लाइट को क्या कर देता है? ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है। ओके, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे और एक डिफरेंस आपको समझनी है, कनकेव मिरर और कनकेव लेंस के बीच, सॉरी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच में। देखो अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये देखो अगर कलर बाहर से किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर इस साइड से कलर है तो चमकेगा। मिरर में कौन सा साइड फिर चमकेगा? ये वाला साइड चमके। हम यहाँ पे देख के मतलब यहाँ ये वाला साइड जो है ये रिफ्लेक्ट लाइट करेगा। और इस वाले केस में क्या होगा? कलर यहाँ से किया हुआ है, अगर कलर यहाँ से किया हुआ है तो चमकेगा यह वाला साइड। दैट मीन्स देखो ये वाला अगर अंदर वाला साइड चमकता है ना, दैट मीन्स इट इज़ द कनकेव मिरर। और अगर यह वाला साइड चमकता है ना, बाहर वाला, तो ये है कन्वेक्स मिरर। अब आपको कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर की डिफरेंस समझ आ गई होगी। तो हम चलते हैं आगे। ये यहाँ पे था इमेज फॉर्मड बाय कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स नियर द ड्राइवर सीट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ड्राइवर की सीट के बाहर जो मिरर लगा हुआ होता है ना, वो इस किस्म का थोड़ा इस तरह टाइप का मिरर होता है। यहाँ से उसको पॉलिश की हुई होती है, यहाँ से इस वाले साइड से पॉलिश की होती है, वो यहाँ से वो देखता है। दैट मीन्स जब इस साइड से पॉलिश करें और इस साइड रिफ्लेक्टिंग वाला सरफेस हो, तो वो कौन सा मिरर होता है? वो कन्वेक्स मिरर होता है। वहाँ पे कन्वेक्स मिरर यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या यूज हुआ है? डैश डैश एंड डैश डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। देखो आप मानो ये एक एटम है, सॉरी, देखो आप मानो ये एक एटम है।
एटम में न्यूक्लियस होता है। देखो न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूट्रॉन्स, दूसरा होता है प्रोटॉन्स। ये आपको याद रखना है। न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। और ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो है ना सेंटर, ये न्यूक्लियस है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। बाहर वाली शैलो जो है ना, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्वेश्चन यही पूछा गया था कि न्यूक्लियस में क्या मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। अब यहाँ पे आंसर जो होगा, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। द साइज ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एक एटम मतलब एक एटम के न्यूक्लियस, एंड द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे आंसर है 10⁻⁻15 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो आपको मैंने बता दिया। अब देखो, फ्रॉम मून सरफेस, देखो चांद के सरफेस पे जब जाते हैं ना, वहाँ पे अगर ऊपर हम देखेंगे ना, हमें लगेगा कि स्काई जो है ना वो ब्लैक है। क्यों ब्लैक है? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरीज विथ इट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना वायर की, वो किसके साथ वेरी हो जाती है, वो किसके साथ चेंज होती है? मटीरियल, जैसा मटीरियल होगा उतनी ही मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ना वो चेंज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट को फ्लो, जैसे वहाँ पे हमने फ्रिक्शन में पढ़ा था, फ्रिक्शन इट इज़ अपोजिंग फोर्स दैट रेजिस्ट्स मोशन, है ना। इसमें ये जो है ना रेजिस्टेंस, ये किस चीज़ को मतलब चलने से रोकता है, मतलब दिक्कतें पैदा करता है, करंट को चलने से मतलब रोकता है, परेशान करता है उसको, एक अगर आप समझो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 53, द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम ट्रू। अब देखो ये स्टेटमेंट तो गलत है कि इट रिमेंस अनचेंज्ड। देखो मीडियम चाहे मतलब चाहे वो सर्द हो या गर्म हो, उसकी स्पीड चेंज मतलब वो स्पीड चेंज नहीं होती है। स्पीड चेंज अलग एक वो कंसेप्ट आपको पढ़ना है, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। जैसा मीडियम होता है उसी के हिसाब से वो चेंज हो जाती है स्पीड ऑफ लाइट। हालांकि टेम्परेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में है वो है न्यूक्लियर फोर्स। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन। सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। विच फेनामिन ऑकर्स व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम रियर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अगर लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जा रही है तो वहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वहाँ पे होगा, क्या वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब देखो रियर मीडियम और डेंसर मीडियम, आपको अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, अगर मैं मतलब सिंपल वर्ड्स में कहूँ, आप मानो वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा हो उसे हम रियर मीडियम मानते हैं। क्या मानते हैं? रियर मीडियम। और वो मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड कम हो उसे हम डेंसर मीडियम कहते हैं। अब डेंसर, आप मानो ये वाटर है, यहाँ पे क्या है? वाटर से लाइट निकल के किस में जा रही है? एयर में जा रही है। अब यहाँ पे डेंसर मीडियम वाटर है और रियर मीडियम एयर है। जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रियर मीडियम में जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, विच फिनोमेना, यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक बात आपको याद रखनी है, देखो लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं तो मुझे लगता है कि इनको डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी हम स्पेस ले लेते हैं इधर, तो हम देख लीजिए, आप मानो ये एक सरफेस है, यहाँ पे पानी है और ऊपर एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे वाटर है। अब देखो लाइट यहाँ से आ रही है, ये आई लाइट, ये है इंसिडेंट रे। देखो जब ये इस वाले पॉइंट पे पहुंच जाएगी ना, लाइट क्या हो जाएगी, ये ऊपर एक मीडियम था, रियर मीडियम था, नीचे कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो वो ऑलवेज बेंड हो जाती है। क्या देखो, इसको लाइट को असल में जाना चाहिए था यहाँ से, इस डायरेक्शन से यहाँ से जाना था चाहिए था सीधे, मगर ये क्या हुई है? बेंड। हम एक लाइन यहाँ, इमेजिनरी लाइन यहाँ पे ड्रा करते हैं, इसे हम नॉर्मल कहते हैं। देखो ये इंसिडेंट रे है, ये जो है ना ये वाली, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। अब देखो जब भी लाइट रियर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए, रियर मीडियम से डेंसर मीडियम, ये बेंड होती हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती हैं। अब और एक कंसेप्ट आपको समझना है, देखो इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। रिफ्रैक्शन बस यही होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट का बेंड हो जाना। कब लाइट बेंड हो जाती है? व्हेन इट ग्रोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उस टाइम लाइट बेंड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन भी कहते हैं।
आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये भी याद रखना है, जब लाइट रेयर मीडियम, आप मानो, सॉरी, आप मानो ये एक क्या हुआ, आप मानो यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड वाइस वर्सा। वो तो आप समझ ही जाओगे। ओके, होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सबस्टेंस डू नॉट एलो द फ्लो। देखो वो अब सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, दैट आर, उनको क्या कहा जाता है, दैट आर द इंसुलेटर्स। उनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ विच क्वांटिटी रिमेन द सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट क्या है, देख लीजिए आप, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। साउंड किस स्पीड से एयर में ट्रैवल करती है, साउंड किस स्पीड से एयर में ट्रैवल करती है एयर में, तो वो है 332 मीटर पर सेकंड। और इसके रिलेटेड और आपको यहाँ पे और एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको पहले इस ब्लैंक स्लाइड पे लेके चलता हूँ, चलिए देखते हैं। देखो अब आपसे पूछा जाता है स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की बात कर रहा हूँ, इन एयर या वैक्यूम। ओके, ये क्या है, दूसरी बात, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये भी पूछा जा सकता है। स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास, ये भी पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो स्पीड, देखो एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड बराबर होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और वाटर में इसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, और गिलास में इसकी स्पीड होती है 1.80 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ें आपको अपने मतलब नोटबुक पे नोट करके रखनी है। चलो इन चीज़ों को याद रखना है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द वर्किंग ऑफ द क्वार्टज क्रिस्टल्स इन द वॉच। देखो जो वॉच में हम क्वार्टज क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं, वो मतलब इज़ बेस्ड ऑन विच इफेक्ट, वो किस इफेक्ट पे काम करते हैं, वो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। किस इफेक्ट पे, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, परमानेंट मैग्नेट स्टील के बने हुए होते हैं। परमानेंट मैग्नेट जो है ना, ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं, स्टील के बने होते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग ए फॉग, देखो फॉग में क्या होता है, लाइट पार्टिकल से टकरा जाती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब लाइट पार्टिकल से टकराएं तो उसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन द स्पेसशिप इज ड्यू टू, वहाँ क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगर कोई चीज़ मतलब समंदर में डूबी हुई है या समंदर की गहराई में को मेजर करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोनार यूज़ करते हैं। ये है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसकी फुल फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट किस में, व्हाट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। देखो आपको याद रखना है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, डायरेक्ट, जो हमारे घरों में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई आती है, दैट इज इलेक्ट्रिक, ये अल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो हमारे सोलर की बैटरी हमारे घर में है, उससे जो करंट आता है, दैट इज डायरेक्ट करंट। आपको ये याद रखना है। अब होता क्या, एक यहाँ पे क्या कहा गया है, अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में यूज़ करना है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, हम रेक्टिफायर का यूज़ करेंगे। ओके, हमें क्या वहाँ पे यूज़ करना है, रेक्टिफायर वहाँ पे यूज़ करना है। अब हम अब आपने देखा होगा हमारे घर में चार्जर होता है। देखो चार्जर की प्लग हम लगाते हैं, उस सॉकेट में हम लगाते हैं, उस वक्त उसमें कौन सा करंट आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। बट अगर हम हमारे पास चार्जर कटा हुआ है, आगे हम उसको पकड़ते हैं, तो वो करंट नहीं देता है। क्यों नहीं करंट देता है, क्योंकि वो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में यूज़ हुआ होता है। और इसका मतलब चार्जर में क्या लगा होता है, चार्जर में रेक्टिफायर लगा हुआ होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को किस में चेंज कर देता है, डायरेक्ट करंट में चेंज कर देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसमें मुझे कन्फ्यूजन है, यहाँ पे वाटर आना चाहिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे लिखा है विच एलिमेंट इज यूज्ड एट ए मॉडरेटर इन, ये क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मॉडरेटर के, मुझे लगता है यहाँ पे वाटर आना चाहिए। फिर भी आप इसको चेक करके कमेंट्स में बता देना इसका करेक्ट आंसर क्या था, मुझे इसमें कन्फ्यूजन है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के
कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस का पावर मेजर करने के, देखो इसका सिंपल, पावर ऑफ लेंस को मेजर करने के लिए हमें क्या यूज़ कर, उसका ऐसा यूनिट क्या है, पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर, सिंपल वर्ड्स में। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी जो है ना, इसका यूनिट क्या है, क्यूरी है, क्योंकि ये जो रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया, रेडियम जो डिस्कवर किया था वो मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि when an object has to attain a velocity of dash dash to escape from the, मतलब ये इसको हम अगर फिजिक्स में जब आप 11th में जाओगे तब आप 11th में ये पढ़ते हैं कि escape velocity होती है। escape velocity का मतलब ये होता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड देनी पड़ेगी, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाए, या अर्थ के एटमॉस्फेयर यहाँ पे ठीक नहीं है मुझे लगता है, यहाँ पे अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर चला जाए, तो उसके लिए हमें कितनी वेलोसिटी से उसको भगाना पड़ेगा, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होनी चाहिए उसके पास। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ लाइट वेव्स को मतलब लाइट, यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है यहाँ पे, व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट वेव्स की वेव लेंथ जो है ना वो किससे मेजर की जाती है, ये क्या है लिखा है यहाँ पे, एंगस्ट्रॉम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन शॉर्ट ड्यूरेशन वेव इज नोन एज पल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हेन डिड आइंस्टाइन प्रपोज दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ये था 1905 में उसने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट, ऊपर मैंने आपको वो जो 7 बेसिक यूनिट्स थे उनके वो एसआई यूनिट्स बता दिए, उसी में लिखा है कि इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट जो है वो कैंडेला होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट जो है ना वो क्या है, मैक्सवेल नहीं आएगा शायद, मुझे लगता है यहाँ पे, एक मिनट, इसको भी आप चेक कर लेना अपने हिसाब से और देख लेना फिर, हाँ। उसके बाद व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर, अगर रेजिस्टेंस ही पूछा तो ओम होता है, और इसका सिंबल जो है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ओम का सिंबल इस तरह से होता है। ओके, तो चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेव लेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम रेंजेस फ्रॉम, देखो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेव लेंथ जो है ना 390 से 700 नैनोमीटर्स के बीच में होती है। वॉशिंग, ये JKSSB में पूछा गया था किसी एग्जाम में, मुझे इस टाइम याद नहीं है। ए वॉशिंग मशीन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रिंसिपल पे ये काम करता, वॉशिंग मशीन काम करती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए बेल इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम एक बॉल को ऊपर मतलब फेंकते हैं तो व्हाट हैपन्स टू इट्स एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन जो है ना वो सेम रहती है। ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, मैग्नीफाइंग गिलास में क्या यूज़ हुआ, वो कौन सा लेंस यूज़ होता है, मैग्नीफाइंग गिलास में कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। व्हाट कलर विल ए रेड गिलास अपीयर इफ़ इट इज़ हीटेड इन डार्क रूम, तो इसका आंसर जो है ना वो ग्रीन कलर में चेंज होता है। उसके बाद व्हाट हैपन्स टू द सरफेस टेंशन, देखो जब हम डिटर्जेंट मतलब वो पाउडर साबुन जब हम मतलब पानी में डाल देते हैं तो उसका वो जो सरफेस टेंशन है ना वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, मैक्सिमम होती है पोल्स पे, अगर मिनिमम पूछा तो इक्वेटर पे होता है वो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द आल्टीट्यूड्स इन एयरक्राफ्ट, वो क्या है, अल्टीमीटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम की चेंज को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डायलेटोमीटर, ठीक है। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, हेटोमीटर, ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के पावर को, अगर मतलब पावर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाट मीटर यूज़ करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एयर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब उनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं नेफिलोमीटर, एक मिनट, नेफिलोमीटर का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन JKSSB पूछता है। अब विच इज़
विच इज़ मोर इलास्टिक, रबर आर स्टील? यहाँ पे इसका आंसर जो है ना वो स्टील है। और एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, वो परमानेंट मैग्नेट जो है ना वो भी स्टील के ही बने हुए होते हैं। शायद इसमें वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर किया है, आगे देखेंगे। विच इज़ द ओनली नेचुरल मैग्नेट? ओनली नेचुरल मैग्नेट जो है ना वो मैग्नेटाइट है। ओके, हाँ। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट इज़ यूज्ड इन डिज़ाइनिंग द शिप्स एंड सबमरीन्स? शिप्स और सबमरीन्स को बनाने के लिए किस प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है आर्चिमिडीज़ प्रिंसिपल का यूज़। अब आर्चिमिडीज़ प्रिंसिपल क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो ये है आर्चिमिडीज़ प्रिंसिपल। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बताता है कि जब भी किसी चीज़ को हम किसी चीज़ को हम पानी में डुबो देते हैं तो हम वहाँ पे क्या फील करेंगे, एन अपवर्ड फोर्स, मतलब वहाँ पे हम फील करेंगे। वो अपवर्ड फोर्स कितना होगा, जितना उस चीज़ से वहाँ पे पानी डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही हम वहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स मतलब महसूस करते हैं। वो मतलब देखो, जब भी हम किसी, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी हम किसी चीज़ को पानी में डुबाने की कोशिश करते हैं, हमें वहाँ पे एक ऊपर की तरफ धक्का लगता है, हमें वहाँ पे भी एक फोर्स, दैट उस फोर्स को हम बयार्ड फोर्स कहते हैं। और मतलब वो फोर्स होता कितना है, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ होता है उस चीज़ को पानी में डुबोने से। होप कि आपको, मुझे लगता है इतना समझ आ गया होगा। न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट करने के लिए हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत होती है। वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर किसकी बनी होती है? निक्रोम की बनी हुई होती है। उसके बाद इस नेक्स्ट क्या है, ये जो है ना ड्यूरिंग सोनोग्राफी में किन वेव्स का यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। और डायोड जो है ना, डायोड बल्ब जो है ना, इसका सर JS फिल्मिंग ने ये डिस्कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु गेव एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? देखो, जब हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, हम इसको आपको याद रखना है, एक होता है स्मॉल जी, दूसरा होता है कैपिटल जी। ये कैपिटल जी जो है ना इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, और ये स्मॉल जी जो है ना इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, हु गेव द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ जी जो है ना, ये किसने दिया था? कैवेंडिश ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हु हैड शोड दैट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स आर इक्वल इन वैक्यूम? किसने बताया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स इक्वल होती हैं वैक्यूम में? वो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था। उसके बाद देखो, अभी मैंने बताया था अगर ज़मीन पे इसके वेलोसिटी की हम बात करेंगे वो था 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। बट अगर इसके वेलोसिटी मतलब अगर हम किसी चीज़ को मतलब ज़मीन से मतलब फेंकेंगे, इतना फेंकना है उसको ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से भी बाहर चला जाए, तो उसके लिए हमें कितना उसको कितनी स्पीड देनी पड़ेगी? अगर अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के हिसाब से पूछा तो दैट इज़, अर्थ के हिसाब से आएगा 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। और अगर चांद पे जाके वहाँ पूछा कि इसके वेलोसिटी क्या है, तो वो है 2.38 किलोमीटर्स पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू? देखो सिंपल सुनो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब सिंपल मानो आप, जब बारिश पड़ती है ना, तो बारिश के कतरे कैसे होते हैं? वो गोल गोल होते हैं। क्यों गोल गोल होते हैं? वो बारिश के कतरे ये चाहते हैं कि हमारा सरफेस टेंशन जो है ना वो कम हो। सरफेस टेंशन तब किसी चीज़ का तब कम होता है जब उसकी कैसी शेप होती है? स्फेरिकल शेप होती है। अब इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप जो है ना, इसकी स्फेरिकल शेप इसलिए होती है ताकि मिनिमाइज कर सके वो सरफेस टेंशन को। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब रेजिस्टेंस मतलब मैंने अभी आपको बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से मतलब फ्लो होने में कुछ हिंड्रेंस पैदा करता है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट जो है वो ओम होता है। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस सिंबल से, सॉरी एक मिनट, इस सिंबल से इसको हम डिनोट करते हैं। ये थे बराबर 100 क्वेश्चंस फिजिक्स के। फिर इसके अलावा मैंने आपको कुछ एडिशनल मतलब ये बातें भी बताई जो इन क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड थी। अब हम देखेंगे कुछ इन्वेंशंस के बारे में और देखेंगे कुछ यूनिट्स के बारे में। ये लेक्चर बहुत लंबा हुआ, मुझे गले में थोड़ी तकलीफ़ होने लगी, तो अब ये भी कंप्लीट कर ही देता हूँ मैं। कंप्यूटर को डिस्कवर किया, इन्वेंट किया किसने? एक मिनट।
कंप्यूटर को इन्वेंट करने वाले बंदे जो थे वो था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डिस्कवर किया है। और टेलीविज़न को डिस्कवर किसने किया है? टेलीविज़न को डिस्कवर किया है जॉन लॉगी ने टेलीविज़न को डिस्कवर किया है। उसके बाद अगर हम कार की बात करेंगे ना, देखो यहाँ कार को सबसे पहले जो है ना बनाया था, इसको हम स्टीम कार कहते थे। यहाँ पे आप देखो स्टीम कार, ये बनाई किसने थे? ये निकोलस क्यूगनॉट ने बनाई थी। मगर असल में जो कार बनाने का क्रेडिट जाता है, जो मतलब गैसोलीन पे जो जिसने वो कार बनाई थी, वो था कार्ल बेंज। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। टेलीफोन को किसने डिस्कवर किया? टेलीफोन को अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने डिस्कवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है बल्ब, ये क्वेश्चन भी ये FA एग्ज़ाम में पूछा गया था। बल्ब को किसने डिस्कवर किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने डिस्कवर किया है बल्ब को। ये भी आपको याद रखना है। डायनामाइट आपको देखो, जब हम किसी जगह टनल बनाते हुए अगर किसी चट्टान को मतलब तोड़ना है तो वहाँ पे हम डायनामाइट का यूज़ करते हैं। डायनामाइट का यूज़ मतलब चट्टानों को या पहाड़ों को तोड़ने में यूज़ किया जाता है। इसको डिस्कवर करने वाले बंदे कौन थे? एल्फ्रेड नोबल, और ये स्वीडन के थे। ओके, रेडियो को डिस्कवर किया गैगलिमो मार्कोनी ने डिस्कवर किया है इसको। उसके बाद नेक्स्ट एयर कंडीशन जो डिस्कवर किया था वेलिस कैरियर। ये तो आपको डायरेक्ट याद, ये इसमें तो वैसे कोई समझने वाली बात ही नहीं है। इसको ये स्टैटिक पार्ट है, ये आपको वैसे ही याद रखना पड़ेगा। उसके बाद बाइसाइकिल को डिस्कवर किया क्रिक पैट्रिक मैकमिलन ने डिस्कवर किया है, और ये इटली के थे। ओके, सॉरी एक मिनट। अब चलो वैक्सीन को डिस्कवर करने वाले पहले बंदे जो थे वो एडवर्ड जेनर था, और इन्होंने शायद स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के लिए पहली बार ये वैक्सीन बनाई थी। ओके, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना वो वाटसन और क्रिक ने दिया था, और इन्होंने ये बताया कि डीएनए जो है ना ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंड मतलब ये इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। और आपको याद है डीएनए की फुल फॉर्म याद रखनी है, वो होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसके अगर हम सिंगल स्ट्रैंड की बात करेंगे तो देखो उसको हम क्या कहते हैं? आरएनए जो है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसके अलावा और एक चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए यहाँ पे। देखो पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, देखो अगर डीएनए से दोबारा डीएनए ही बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ी सी स्पेस इन बढ़ा के यहाँ पे। अगर डीएनए से दोबारा डीएनए ही बन रहा है, दैट मीन्स इट इज़ रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए। क्या बन रहा है? एमआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए इसको हम कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। और दूसरी बात, अगर इस एमआरएनए से अब आगे क्या बना, इससे प्रोटीन्स बने, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। कि होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं ये डिस्कस कर, मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि डिस्कस करें जाएँ। आप देखो बुलट ग्रुप के बारे में सबसे पहले बात किसने की? कार्ल लैंडस्टर ने। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एक्सरे, विलियम रोंटगन ने इसके बारे मतलब एक्सरेज को डिस्कवर किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बेकेरेल ने, और इसका ऐसा यूनिट जो है ना ये भी बेकेरेल ही है शायद। हाँ, इसका यूनिट भी बेकेरेल ही है रेडियो एक्टिविटी का। ओके, नेक्स्ट जो है ना इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है। उसके बाद एक मिनट, ये प्रोटॉन को डिस्कवर करने वाले रदरफोर्ड थे, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने वाले चैडविक थे। इसके अलावा और एक बात तुम्हें याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन देखो एक मैं यहाँ पे बता देता हूँ। एटम जो है ना, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर घूमते हैं शेल्स में, और इनके पास नेगेटिव चार्ज होती है। ये बात आपको याद रखनी है। एरोप्लेन को डिस्कवर करने वाले राइट ब्रदर्स थे। इलेक्ट्रॉनिक आयरन को डिस्कवर करने वाले हेनरी सिले थे। उसके बाद रेडियम को डिस्कवर किया मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने।
उसके बाद उसके बाद रेडियम, उसके बाद वेल्कनाइज्ड रबर। देखो वेल्कनाइज आपने रबर सुना होगा, बट वेल्कनाइज्ड रबर क्या होता है, जब रबर को हम सल्फर के साथ ट्रीट मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए सल्फर का यूज़ किया जाता है। तो जब सल्फर का यूज़ रबर में किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, वेल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। और इसको डिस्कवर करने वाले थे चार्ल्स गुडियर, और टायर की एक कंपनी भी है गुडियर के नाम पे, है ना। वाटर प्रूफ रबर को बनाने के लिए हम वाटर प्रूफ ये रबर जो है ना, ये किसने डिस्कवर की थी, मैकिन्टोश ने। ओके, रिवॉल्वर को किसने यूज़ किया था, सैमुअल क्लॉट ने इसको डिस्कवर किया था। प्रिंटिंग प्रेस गुटनबर्ग ने डिस्कवर की थी। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने बताई थी। और लिफ्ट के बारे में, जो हम बिल्डिंग में लिफ्ट लिफ्ट देखते हैं ना, तो वो एलिशा ओटिस ने डिस्कवर किया था। उसके बाद फाउंटेन पेन वाटरमैन ने डिस्कवर किया था। सेफ्टी पेन वाल्टर हंट ने डिस्कवर किया था। टाइपराइटर क्रिस्टोफर शोल्स ने डिस्कवर किया था। और टेलीस्कोप मतलब देखो, माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं, मतलब टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीज़ें देख सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये हैनस लिपरेसे ने डिस्कवर किया था। स्टेनलेस स्टील हैरी हैरी बैरली ने डिस्कवर किया था। पीरियडिक टेबल मेंडलीफ ने बताया था इसके बारे में। उसके बाद सर्कुलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ब्लड रिलेशन के बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। उसके बाद मलेरियल पैरासाइट, देखो मलेरिया जो है ना, मलेरिया एक डिजीज़ है और ये पैरासाइट से होती हैं ये डिजीज़। इसके बारे में सबसे पहले बताया था रोनाल्ड रॉस ने। और ये देखो ये भी पूछा जा सकता है, सबसे पहले यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। मलेरिया किसकी वजह से होती है, आपको बताना है। ये पैरासाइट की वजह से होती है। किस पैरासाइट की वजह से होती है, ये प्लाज्मोडियम की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम जो है ना, ये एनोफिलस मॉस्किटो के मुंह में होता है। जब वो किसी को बाइट करता है तो प्लाज्मोडियम उसके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, तो फिर उस बंदे को क्या होता है, मलेरिया होता है। मरकरी थर्मोमीटर जो है ना, मरकरी थर्मोमीटर जो है, ये फारेनहाइट ने डिस्कवर किया था। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक बैटरी, ये एलिसेंड्रो वोल्टा ने डिस्कवर की थी। थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। पेंसिलिन के बारे में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले बताया था। डीजल इंजन के बारे में रोडॉल्फ डीजल ने पहली बार बताया था। और कैमरा के बारे में स्टीवन सेसन ने पहली बार बताया था। इंसुलिन जो है ना, हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसको सबसे पहले डिस्कवर करने वाले फेडरिक बेंटिंग थे। और इलेक्ट्रिक मोटर दो किस्म के होते हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटर जो डीसी पर काम करता है डायरेक्ट करंट पे, और दूसरा एसी पे। डायरेक्ट करंट पे बनाने वाला वो था जेनोबी ग्रैमी। उसके बाद जो एसी पे काम करता है वो है निकोलो टेस्ला। उसके बाद लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के लॉज और ये मोशन के लॉज देने वाला इसाक न्यूटन था। उसके बाद माइक्रोस्कोप, सबसे पहले माइक्रोस्कोप ने जिसने बनाया वो था जहरिस जेन्स। नेक्स्ट क्या, एंटीसेप्टिक सब के बारे में सबसे पहले बताया था जोसेफ लिस्टर ने। उसके बाद बॉल पॉइंट पेन के बारे में सबसे पहले बताया था ये जॉन लाउड ने। यूएसए के थे। एटम बम के बारे में सबसे पहले बताया था किसने डिस्कवर किया था इसको, जूलियस रॉबर्ट ने। उसके बाद सीमेंट के बारे में सबसे पहले बताया था जोसेफ एस्पेडिन ने। ये लास्ट था। डिस्कवरीज इतनी अगर याद करते हो आप, ये मोर देन सफिशेंट होता है। उसके बाद कुछ ऐसा यूनिट जो है वो जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ जो है ना, लेंथ का ऐसा यूनिट जो है ना वो मीटर है। क्या है वो, मीटर। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ मास का ऐसा यूनिट जो है वो किलोग्राम है। उसके बाद टाइम का ऐसा यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहाँ पे कुछ समझाने की थोड़ी सी ज़रूरत है। देखो अगर हम दो चीज़ें होती, एक होता है करंट CURRENT करंट, दूसरी होते हैं चार्ज CHARG चार्ज। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कॉलम, लिख के रखो। और करंट का होता है एम्पियर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्पियर होता है इसका ऐसा यूनिट, किसका, करंट का। तो आप ऑप्शंस में देख लो। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है ना वो केल्विन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है कैंडला। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स और वेट,
फोर्स का भी और वेट का भी। जो SI यूनिट होता है ना, वो क्या, फोर्स और वेट का SI यूनिट जो है ना, वो है सॉरी ये न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट जो है, हाँ यहाँ पे एक बात आपको समझानी है। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे, फोर्स तो ठीक है, इसका SI यूनिट है न्यूटन, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन है। आप सोच रहे होंगे कि वेट का SI यूनिट kg है, मगर ये बात जो है ना ये गलत है। आप समझो क्यों, इसके लिए मैंने यहाँ पे स्लाइड अटैच कर दी है। देखो मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास को हम डिफाइन करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी। अगर हमारे पास कोई बॉडी है, उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, दैट इज द मास, दैट इज द। और उसको हम मेजर किस में करेंगे, केजीज में मेजर करेंगे। और दूसरी बात ये है ना, वेट क्या होता है, वेट इज द, यहाँ पे देखो वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो वेट हो, सिंपल वर्ड्स में समझो, वेट होता है किसी चीज को जमीन अपनी तरफ किस फोर्स से खींच रही है। देखो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा कि ज़मीन हर किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। अब देखो अगर हम यहाँ से किसी चीज़ को, यहाँ पे कोई चीज़ 60 किलो का है ना, उसको अगर हम चांद पे ले जाएंगे ना, वो चांद पे जो वो ग्रेविटी होता है ना, वो 1/6 अर्थ के हिसाब से होता है ना। अगर यहाँ पे कोई चीज़ 60 किलो का है, तो वहाँ पे अगर इसको हम 1/6 से मल्टीप्लाई देंगे, दैट मीन्स वहाँ पे वो 10 kg का होगा। अब डेट में वहाँ पे वेट कम हुआ है, मगर उसका मास वहाँ पे कम नहीं हुआ होगा। ओके। अब वेट का ऐसा यूनिट जो है ना, वेट क्या होता है, ये वेट, एक मिनट मैं इसको पहले इरेज करता हूँ आपको ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। वेट जो है ना, यहाँ पे देखो मास होता है, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय बॉडी। वेट जो है ना, ये एक किस्म का फोर्स होता है, एक किस्म का फोर्स होता है जिस फोर्स से मतलब ज़मीन किसी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। इसे अगर ये एक किस्म वेट अगर एक किस्म का फोर्स है, तो इसका यूनिट भी होगा फिर न्यूटन, जो फोर्स का यूनिट होता है। ओके, होप कि आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट जो है ना, वो कोलम होता है, और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। डिफरेंस को आप समझ लेना, ठीक है। ओके, उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट फराड होता है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। देखो कंडक्टेंस अलग है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस अलग है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट सेमेंस होता है। उसके बाद व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस, रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, इम्पिडेंस का रेजिस्टेंस, ये ऐसा यूनिट जो है ना, वो ओम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात कर रहा हूँ, इसका ऐसा यूनिट टेस्ला होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स ही पूछा गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया तो वेबर इसका ऐसा यूनिट होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछेगी तो तब टेस्ला बताना। ओके, ऐसा यूनिट ऑफ पावर या रेडियंट फ्लक्स, इसका ऐसा यूनिट वाट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी का ऐसा यूनिट बेकेरल होता है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ एंगल वो रेडियन होता है, या यूनिट ऑफ एंगल जो है ना वो रेडियन होता है। उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी पूछे या वर्क पूछे या हीट पूछे, इसका ऐसा यूनिट जो है ना वो जूल होता है। ओके, उसके बाद एस आई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स का ऐसा यूनिट ल्यूमेन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एस आई यूनिट, देखो प्रेशर का यूनिट वो टॉर भी है वो मगर मोस्ट ऐसा यूनिट की अगर हम बात करेंगे, देखो यूनिट इसका टॉर भी है, मगर अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे वो पास्कल है। ऐसा यूनिट ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड होता है। उसके बाद लास्ट वन, इस लास्ट बट वन, इस ऐसा यूनिट ऑफ एरिया, एरिया का ऐसा यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे लास्ट वाला जो है एस आई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद एक में कुछ वो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्जड। ये तो अभी हमने बताया कि यहाँ पे सोनार का यूज़ होता है। दूसरा दूसरा क्या है, द एपरेटस यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम एडोमीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, फोर्स बाय विंड, विंड की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। और ये क्या है, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, पायरोमीटर को हम क्या मेजर करने के, हाई टेम्परेचर, जैसे सन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम पायरोमीटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर, मैनोमीटर से हम क्या यूज़ करते हैं, मैनोमीटर से हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिखा है
एक मिनट मैं दिखाता हूँ। मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड दैट यूजेज ए column of fluid that use a column of liquid to measure the pressure of liquids or gases. That means इससे हम liquids या gases की वजह से जो pressure होता है उसको हम measure करते हैं। next क्या है? Which instrument is used to measure atmospheric pressure? Atmospheric pressure को measure करने के लिए हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया, अगर बैरोमीटर की रीडिंग अचानक से डाउन होगी, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि स्टॉर्म आने वाला है। ओके, the density of milk can be obtained the density of milk can be obtained by the use of density milk की density को measure करने के लिए हम lactometer का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं हाइग्रोमीटर का यूज़ करते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो झूठ को डिटेक्ट करने के लाइट डिटेक्टर की भी हम यूज़ करते हैं, मगर हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं पॉलीग्राफ भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते। तो यहाँ पे हमने फ़िज़िक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी कि मतलब जो एनसीईआरटी से मैंने ली थी। सॉरी एक मिनट। तो मैंने इसमें कोशिश की थी कि फ़िज़िक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो मैं इसमें इंक्लूड कर सकूं। अगर आप अब भी चाहते हो कि नहीं ये सफिशेंट नहीं है, कि और पढ़ने की ज़रूरत है, तो इसी चैनल पे मैं हर एक चैप्टर पे एक एक वीडियो लाऊंगा। एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे जो भी मतलब एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना, यहाँ पे स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप पूरे के पूरे एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ, उनमें 6 महीने लगेंगे तो एग्ज़ाम को सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।